नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मतगणना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मतगणना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब मतगणना की बारी है, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल सुबह 8 बजे से मतगणना प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश में 884 टेबल पर ईवीएम के मतों की गणना होगी। डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 218 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए 5500 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की गई है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में मतदान हुआ था और अब 4 जून यानी कल मतगणना होनी है, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में 19 मई को संपन्न हुए, माफ कीजिएगा 19 अप्रैल को संपन्न हुए चुनावों के बाद अब मतगणना की बारी है, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। कल सुबह 8 बजे से ही मतगणना की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। प्रदेश में 884 टेबल पर ईवीएम काउंटिंग होगी। वहीं आपको बता दें कि डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 218 टेबल लगाए गए हैं और कुल मिला के 5500 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती मतगणना के लिए की गई है। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, कल एक बड़ा दिन है क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब मतगणना की बारी है। क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी दिव्या, बिल्कुल लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब सभी की जो निगाहें टिकी हुई है वो कल के दिन यानी कि 4 जून पर टिकी हुई है। और कल जो है देश भर की 543 लोकसभा सीटों के परिणाम जारी होंगे और कल जो है मतगणना होगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां जो है चुनाव आयोग के द्वारा की जाए है। वहीं उत्तराखंड की अगर 5 ही लोकसभा सीटों की बात की जाए तो उन पर राज्य निर्वाचन आयोग की जो तैयारी वो लगातार जारी है और पूरी तैयारियाँ जो है वो कर ली गई है मतगणना को लेकर। अभी तक की अगर बात करें तो प्रदेश में 884 टेबल जो है वो लगाई जाएगी। वहीं डाक मत पत्रों की गिनती के लिए 218 टेबल जो है टेबल लगाई जाएगी और इसी के साथ साथ 5500 से अधिक कर्मचारियों की जो है तैनाती की गई है। यानी कि कल देश के लिए एक बड़ा दिन है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ है, 7 चरणों का मतदान हुआ है, 1 महीने का समय जो है लगा है इस लोकतंत्र के महापर्व में। 7 चरण के मतदान में काफ़ी उत्साह लोगों में देखने को मिला, तमाम राजनीतिक दलों में देखने को मिला। यानी कि अब जो तमाम प्रत्याशियों का जो भाग्य है, जो उनकी किस्मत है, वो ईवीएम में कैद है और कल जो है उनकी ईवीएम की काउंटिंग होगी, मतगणना होगी और उसके बाद जो है आखिर जनता किसके सर पर ताज सजाएगी ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन लगातार जो चुनाव आयोग की तैयारी है, राज्य निर्वाचन आयोग की जो तैयारी है वो हो चुकी है। और इसी के साथ साथ बात की जाए तो अगर देहरादून की बात करें, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है वहाँ पर टिहरी लोकसभा सीट की जो है काउंटिंग होगी और इसके लिए जो है रायपुर में भारी वाहनों का जो है भी आवाजाही पर रोक लगाई गई है। और इसी के साथ साथ तमाम जो काउंटिंग स्टेशन है वहाँ पर पानी और बिजली की पूर्ति पूरी हो, इसके लिए भी जो है प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। और ऐसे में लगातार जो है पूरी तैयारी की जा रही है मतगणना को लेकर। और इसी के साथ साथ मतगणना जो है वो पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए भी तमाम तैयारियां की जा रही है। जो फॉर्म 17C है, जिसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, उसको लेकर भी उसका भी जो है जो एजेंट होंगे, पार्टी के जो एजेंट होंगे, तो उनसे भी जो है लास्ट में लिखित में लिया जाएगा कि जो ईवीएम जब वोटिंग हुई थी या अब जो मतगणना हो रही है उसका नंबर जो है सेम है। तो इस तरीके की तमाम तैयारियां की जा रही, यानी कि इस बार पूरे जो है तैयारियों में निर्वाचन आयोग भी है और राज्य निर्वाचन भी आयोग भी है और लगातार जो राजनीतिक दल है वो भी अपने अपने स्तर से मतगणना जो कल होने वाली है उसको लेकर तमाम तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, एजेंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम राजनीतिक दलों के एजेंट्स मौजूद रहेंगे, जिनको प्रशिक्षित किया गया है। किस तरीके का प्रशिक्षण उन्हें दिया गया है कल के लिए? जी देखिए, बिल्कुल देखिए सभी राजनीतिक दलों के द्वारा जो है अपने एजेंटों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं बात अगर कांग्रेस पार्टी की भी कही जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो है कार्यक्रम कल पूरा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने चलाया। उत्तराखंड में हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनाव लड़े हैं, तो उनको लेकर उन्होंने भी हरिद्वार में पूरा जो है प्रशिक्षण चलाया। जो उनके एजेंट है, जो काउंटिंग स्टेशन पर मौजूद रहने वाले हैं, उनको प्रशिक्षित भी किया गया है कि किस तरीके से काउंटिंग होगी और किस तरीके का ध्यान रखना है
फॉर्म 17C को लेकर पहले ही जो है विपक्षी दल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका है और अपने सभी एजेंटों को जो है वो कह चुका है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने अपने तमाम एजेंटों को ये भी कहा है कि लास्ट तक जब मतगणना होगी उसके अंतिम तक जब तक ईवीएम की जो मशीनें हैं वो दोबारा से पैक नहीं हो जाती तब तक बूथ वहाँ पर जो है टिके रहना है। और ऐसे में पूरी तैयारी जो है सभी राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जा सकता है एक बड़ा दिन जो है देश के लिए कल होने जा रहा है। और कल जो है उत्तराखंड की पांचों ही लोकसभा सीटों पर भी मतगणना होगी और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर इन पांचों ही लोकसभा सीटों पर जनता किसके सर पर ताज सजाने का काम करती है। बिल्कुल अरुण, यहाँ पर कांग्रेस ने तो प्रशिक्षित अपने एजेंट्स को कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो भी अपने स्तर पर मॉनिटरिंग इस मतगणना की करने वाले हैं। कंट्रोल रूम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में स्थापित किया जाएगा। किस तरीके से वहां पर मॉनिटरिंग की जाएगी और अब रिजल्ट्स आने के बाद किसी तरह बवाल ना हो या फिर जो गुट आपस में भिड़ जाते हैं ऐसी कोई स्थिति ना हो, इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? जी दिव्य, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने एजेंट लगाए हैं और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने एजेंट तैयार किए हैं जो एजेंट वहां पर रहेंगे काउंटिंग स्टेशन पर। और ऐसे में कंट्रोल रूम भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया गया है। वहां से पल पल की नज़र जो है वो रखी जाएगी। जो उनके एजेंट होंगे मतगणना स्टेशन पर जो एजेंट होंगे वो उन्हें पल पल की रिपोर्ट देंगे और कंट्रोल रूम के जरिए जो है आंकड़ों से लेकर जो वहाँ पर पूरी प्रक्रिया है उसको भी जाँचेंगे। और ऐसे में कोई बवाल, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जब रिजल्ट घोषित होता है तो कई बार गुटबाजी में जो है लड़ाई दंगा भी देखने को मिलता है। तो इसको लेकर भी प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। पुलिस फोर्स पूरी तैनात की गई है और अधिक से अधिक जो है वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। जो भारी वाहन है उन पर रोक लगाई गई है और ऐसे में पुलिस प्रशासन की जगह जगह पर तैनाती है और ऐसे में पूरी अलर्ट पर जो है पुलिस प्रशासन भी है। और ऐसे में कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद ना हो, इसको लेकर भी लगातार पूरी प्रशासन की तैयारियां हो चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बड़कोट तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत दारसों में 29 मई को भारी आंधी तूफान ने ग्रामीणों की आवासीय छानियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसकी सूचना उन्होंने आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन और उप जिलाधिकारी को लिखित में दी थी। बावजूद इसके राजस्व पटवारी दारसो अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे। दरअसल आंधी तूफान आने से दारसो के इन क्षेत्र में फलदार पेड़ों और तकरीबन 4 आवासीय छानियों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसे लेकर पीड़ित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। समस्या तो बहुत है साहब। 2024 का 29 मई का 5 बजे का टाइम है। आंधी तूफान कारण से हमारा छत मकान उखड़ गया है सर। और हमारा जो 4-5 गांव का आदमियों का जो छत भी उड़ गई है। ऐसी समस्या सबकी है। और हमारा जो मैं सरकार से बहुत ये करता हूँ कि थोड़ा गरीब आदमी की रियायत करे। और जो हमने इसके लिखित रूप में एसडीएम को भी दिया है, कंट्रोल रूम में दिया है, हमारे अभी तक कोई सुनाई नहीं है। तो सरकार से यही है कि हमारा जो थोड़ा हेल्प किया जाए। वहीं हल्द्वानी में रामपुर रोड बल बाबा के मंदिर के पास डिज्नीलैंड वाटर पार्क का लोग दूर से आनंद लेने आ रहे हैं। इस वाटर पार्क में लोग रेन डांस, स्लाइड के साथ ही बच्चे झूले और ट्रेन का लुत्फ भी उठा रहे हैं। वाटर पार्क संचालक ने बताया कि आने वाले कुछ समय में इसमें और भी कुछ परिवर्तन होगा जो काफी आनंददायक और आकर्षित हो। उन्होंने कहा कि उनका मकसद लोगों को गर्मी से राहत दिलाना है। धर्म सिंह देव है और हम रुद्रपुर से आए हैं अपनी फैमिली के साथ वाटर पार्क में एंजॉय करने के लिए। और हमने इसके बारे में अभी उसमें सोशल मीडिया में देखा था, तो उसकी वजह से हम लोग आए हैं। पता चल पाया कि यहाँ पर नया बना है ये अभी, तो एंजॉय करने के लिए आए हैं फैमिली के साथ। और काफ़ी फैसिलिटी है यहाँ पर अभी। इसी हिसाब से अब देखते हैं, अब तो जा रहे हैं हम लोग, तो उसी हिसाब से पता चलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ के रिजर्व फॉरेस्ट कंपार्टमेंट 1 सेलंग
जटकूला के जंगलों में लगी आग के चलते क्षेत्र में धुएं का गुबार फैल गया है। आग पर काबू पाने के लिए पार्क प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिसके चलते करीब 18 घंटों की जद्दोजहद के बाद वन कर्मियों, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, जोशीमठ पुलिस और सेलंग गांव के ग्रामीणों ने इन धधकते जंगलों की आग पर काबू पाया। वहीं लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब परिणाम आने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और बीजेपी का दावा है कि उत्तराखंड के साथ ही देश में बीजेपी बहुमत से सीटें जीतने जा रही है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ ने बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी से खास बातचीत की। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। अंतिम चरण के लिए कल मतदान संपन्न हो गया है। वहीं अब चुनाव परिणाम की मैं बात करूं तो 4 जून यानी आज से ठीक 2 दिन बाद देश में चुनाव परिणाम आने हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल या सियासी उम्मीदवार जो पार्टियों के थे वो ये कयास लगा रहे हैं कि जो है हम इस बार चुनाव जीतेंगे। कहीं ना उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 5 सीटें हैं, पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, नैनीताल और उधम सिंह नगर जो ये सीटें हैं, इन 5 ही सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी इस समय बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और क्या संगठन का इसके ऊपर कहना है, इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी से। सर स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एग्जिट पोल चुनाव संपन्न हो गए हैं और एग्जिट पोल में जो है बीजेपी लगातार जो है 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्या कहना है? निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए विकास किए हैं और विशेषकर उत्तराखंड के विकास पर जो उनका विशेष रूप से फोकस है, यहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, श्री बद्रीनाथ जी, श्री केदारनाथ जी में मास्टर प्लान के तहत उन्होंने जो विकास के काम किए हैं, इसी के साथ में रोडों को जो जाल उत्तराखंड में बिछा है, रेलवे लाइन कर्णप्रयाग तक बनाने का काम जिस तेज़ी के साथ में चला है, और उन्होंने जो है उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत उन्होंने जो है गरीब कल्याण के लिए जो है गरीब अन्न योजना के तहत जो लाखों लोगों को उत्तराखंड में इसका लाभ मिला है, इससे प्रभावित होकर के इसको स्वीकार करते हुए उत्तराखंड की जनता ने भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी को दिया है। सर अगर मैं बात करूं लोकसभा वार उम्मीदवारों की तो पौड़ी जो सीट थी वो एक काफ़ी चर्चाओं का सीट रही और हमने देखा कि तमाम दिग्गज नेता, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो या गृह मंत्री राजनाथ सिंह हो या नामांकन के दिन खुद ही स्मृति ईरानी जो है नामांकन के दिन पौड़ी पहुंची थी, तो उस सीट को लेकर क्या कयास लगाया? 5 लोकसभा में हमारे प्रत्याशी भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीत रहे हैं। केवल पौड़ी की ही बात नहीं है, उसको केवल चर्चा का विषय बनाया गया। पौड़ी लोकसभा में हम लाखों वोटों के अंतर से चुनाव को जीत रहे हैं। पूरी जगह जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किए हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए जो काम किए हैं, वो सब कामों के आधार पर उत्तराखंड की जनता बहुत बड़ी मात्रा में बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है और प्रचंड बहुमत के साथ में हमारी 5 सीटें यहाँ की जनता जिता रही है। सर कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि जो एग्जिट पोल हैं वो फेक हैं, लेकिन जनता अब मूड बना गई है, परिवर्तन का मूड बना दिया है, कांग्रेस इस बार जो है चुनाव जीतेगी, क्या कहना है? कोई परिवर्तन का मूड नहीं है। अभी कल शाम को जो एग्जिट पोल आए हैं, कई एजेंसियों ने जनता के बीच में सर्वे किया है मतदान के पश्चात, और उन सभी सर्वे ने, सभी एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की 5 में से 5 सीटों को जीतने का ये एक सर्वे दिखाया है। और हमें भी ये पूरा विश्वास है कि पिछली बार हमको 61.1% वोट उत्तराखंड की 5 सीटों पर इन एवरेज मिला था, और इस बार हम उस वोट शेयर से अधिक वोट शेयर हासिल करेंगे और एक बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ में 5 सीटों को हम जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सर क्योंकि पीएम मोदी लगातार इस बात को कहते हैं कि जो 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा, तो क्या उसी बात को या मोदी जी के उसी विजन से प्रभावित होकर जो उत्तराखंड का तमाम जनमानस है वो 5 सीटें भाजपा की झोली में डालने जा रहा है? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के विकास के लिए जो जो आयाम इन 10 वर्षों के भीतर तय किए हैं, तो जो आने वाले 5 साल हैं वो उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत अहम होंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमांत क्षेत्र में पार्वती कुंड तक की जो यात्रा की है, इधर से बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के विकास के लिए
एक मास्टर प्लान के तहत हजारों करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं। और श्री बद्रीनाथ धाम में, श्री केदारनाथ धाम में, गंगोत्री यमुनोत्री में केवल देश भर के लोग ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर के लोग यहाँ आते हैं और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष यात्रियों के आने में, यात्रियों ने जो अभी तक के पंजीकरण किए हैं चारों धाम में आने के, वो पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ा है और अभी लगातार पंजीकरण होते जा रहे हैं। इस बार मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तादाद में तीर्थयात्री इन चारों धामों में आएंगे। इसके अलावा हेमकुंड साहिब में भी लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कैंची धाम में भी जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है दर्शनार्थी श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो व्यवस्थाएं सुधरी हैं और मोदी जी ने ये एक भरोसा दिलाया है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी दिन रात यहाँ की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हैं। हमारा उत्तराखंड का जो प्रशासन लगातार यात्रियों की सुविधाओं को जुटाने में लगा हुआ है। इसी का परिणाम है कि यात्री यहाँ बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। सर, अगर दिशा निर्देशों की मैं बात करूं तो 4 तारीख क्योंकि चुनाव परिणाम होने हैं, तमाम जो स्ट्रांग रूम है उन पर मतगणना होनी है। कार्यकर्ताओं को किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं? चुनाव आयोग के द्वारा प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबलें काउंटिंग के लिए लगाई गई हैं और 1 टेबल आरओ के लिए बनाई गई है। तो प्रत्येक विधानसभा में 15 कार्यकर्ताओं को हमने काउंटिंग एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। इसी के साथ में 40 टेबल डाक मतपत्रों के लिए भी 1 लोकसभा में रखी गई हैं। तो इस हिसाब से हमने 70 विधानसभाओं के लिए प्रत्येक विधानसभा में 15-15 कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया है और कल हम सभी जो काउंटिंग एजेंट हैं उनका कुछ प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हम लोग वर्चुअल माध्यम से करेंगे ताकि काउंटिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके, निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। हमारा चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। कार्यकर्ताओं की हमने इस हिसाब से मुस्तैदी की है, उनकी नियुक्ति की है। सर, चलते चलते अंतिम सवाल। भाजपा लगातार इस बात को कहती है कि हरीश रावत जो है अब मेहमान रह गए हैं और कांग्रेस का जो संगठन है वो इस चुनाव के बाद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो क्या भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का जो बात हमेशा करती आ रही है वो साकार होगी? उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को पूरी तरह से नकार चुकी है। पिछले समय में जितने भी यहाँ पर चुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में कांग्रेस हाशिए पर गई है और यह जो चुनाव लोकसभा का है यह कांग्रेस की ताबूत पर अंतिम कील होगी और यह जो है मात्र 1 दिन का समय कल का बचा हुआ है। परसों जैसे ही परिणाम आएंगे ये सब साबित हो जाएगा कि कांग्रेस आज अप्रासंगिक हो चुकी है और कांग्रेस अपना अस्तित्व जो है खो चुकी है उत्तराखंड के अंदर। तो लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण अपना समाप्त कर चुके हैं और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल और तमाम राजनीतिक कयास वो लगाए जा रहे हैं मतगणना को लेकर, चाहे जीत प्रत्याशियों की उम्मीदों को जीत को लेकर या जीत का जो आंकड़ा है उसको लेकर आज हमने बात की भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी से। HNN के लिए अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं हिमांशु गौड़, देहरादून। बढ़ते हैं आगे। 2 जून की रोटी भारत की गरीब जनता के लिए हमेशा से ही चिंता का है और जो सुपुत्री हैं, इनकी राजकुमारी हैं, इनकी पार्टी की, वो ये कहती नज़र आती हैं अमेठी के लोगों की जनता से आज से कुछ वर्ष पहले कि 40 रुपए का 40% ठेकेदार को देना पड़ता है, 40% उनको देना पड़ता है, तो उसके बाद सड़क किस प्रकार से हम लोगों को मजबूत और गड्ढा मुक्त मिलेगी। तो इस प्रकार से महंगाई का ज्ञान वो लोग तो नहीं बांटे और हमारी सरकार में लगातार गरीबों को अनाज निःशुल्क दिया जा रहा है, उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और कितने लोगों को अनाज की जो स्कीम है उसके तहत लाभान्वित किया गया है। तो इस तरीके की बातें कर अनर्गल आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए। महंगाई से त्रस्त वो लोग अगर इस तरीके की बातें करेंगे कि वो महंगाई से त्रस्त हो रखे हैं तो वो शायद ये भूल रहे हैं कि करोड़ों अरबों रुपए उनके वहाँ पे ठेके ईडी के छापेमारी में बरामद हो रहे हैं। तो इस तरीके का बयान नहीं दे तो शोभा देगा। साफ बोले तो सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके खुद बात बैठे। और महंगाई से गरीब जनता पूरी तरह त्रस्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमको ज्ञान ना दे। जो सिलेंडर 300 रुपए का हुआ करता था आज वो 1100 रुपए का सिलेंडर पहुंच चुका है। आज देश के अंदर किस प्रकार से महंगाई है। 2 जून है लेकिन लोग 2 जून की रोटी आज के समय में कमा नहीं पा रहे। जो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं जो लोगों को सीधे सीधे रोजगार से जोड़ती हैं, तो वो योजनाएं कौन लेकर आया? कांग्रेस पार्टी लेकर आई। इन्होंने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे।
आप बताइए कितने करोड़ लोगों को आपने रोजगार दिया। इतनी बड़ी आप अग्निवीर योजना में आपने डिसीजन लिया, अग्निवीर योजना लेकर आए। प्रदेश के अंदर से हर घर से एक सदस्य आर्मी में है, उनकी सारी आपने जो उनको सुविधाएं मिलती थी सब आपने खत्म कर दी। पेंशन आपने खत्म कर दी है, आपने कैंटीन की व्यवस्था उनकी खत्म कर दी है, आपने जो स्वास्थ्य की सुविधा उनको मिलती थी वो आपने खत्म कर दी है। जो आपने इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के अंदर आपने देहरादून में किया, आपने कहा था करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट देहरादून के अंदर आएगा, प्रदेश के अंदर आएगा। आप आज तक नहीं बता पाए कि मतलब कितना इन्वेस्टमेंट आया। उनकी आवभगत में करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिया, बड़े बड़े होटलों में उनको रुकाया गया, लेकिन एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट आप बताइए ना प्रदेश के अंदर आया है। आज 2 जून की रोटी का संकट लोगों के सामने खड़ा हो चुका है। प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलेबाज की पार्टी है, सिर्फ एक जुमले करती है। लोगों के उत्थान से और लोगों के विकास से, लोगों के रोजगार से इनका कोई लेना देना नहीं है। अहम मुद्दा है क्योंकि महंगाई जो बढ़ रही है बहुत ज़्यादा स्तर से बढ़ी है। थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़ती है लेकिन तो स्तर बहुत ज़्यादा है महंगाई, और महंगाई बढ़ने से सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वो मध्यम वर्ग पे पड़ता है। क्योंकि या तो जो अमीर है वो तो उस पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं, जो गरीब है वो भी अपनी मजदूरी बढ़ा लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर है जो मध्यम वर्ग पे पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा पीड़ित है मध्यम वर्ग है महंगाई से और बेरोज़गारी से। जो आज की डेट में युवा बेरोज़गार घूम रहा है उसका एक बहुत अहम मुद्दा है। जो भी हमारे देश में सरकार बनती है उसको सबसे पहले मुद्दों पे जाना चाहिए, बेरोजगारों के लिए भी सोचना चाहिए और महंगाई कैसे कम हो उसको सोचना चाहिए, और हमारा देश कैसा आगे बढ़े वो सोचना चाहिए। मेरा महंगाई असल में बढ़ी तो है, काफ़ी बढ़ चुकी है। क्योंकि देखिए आप तेल के दाम देख लीजिए, पहले 70-75 हुआ करते थे, अब 90-100 के आसपास हो गए हैं। दालों के दाम देख लीजिए, दालें भी कम से कम 150 के आसपास मार्जिन छू चुकी हैं। 150-200 अरहर की दाल 200 के आसपास, 180-200 के आसपास पहुँच चुकी है। और सभी चीज़ में महंगाई का ग्राफ बढ़ा है। थोड़ी सी बेरोज़गारी भी बढ़ी है, लड़के रोज़गार नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं मिल पा रहा है उन्हें। उससे यह है कि आप घर में उनकी बहुत सी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है युवाओं को भी। उससे यह है सरकार को देखना चाहिए इस विषय में, और बेरोज़गारी भी दूर करनी चाहिए। और महंगाई असल में बढ़ी है। महंगाई जो बढ़ रही है इसमें सबसे बड़ी जो एक कमी दिखती है वो दिखती है हमारी सरकार की और हमारे जो उत्तराखंड के मुखिया हैं धामी जी की। क्योंकि एक तरीके से जो महंगाई है वो रोज़गार जो ना होने की वजह से भी दिक्कत देखने के मिल रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं जो खाद्य सामग्री है, उत्तराखंड के जो किसान हैं वो भी परेशान है खाद्य सामग्री ना होने की वजह से। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं दाल भी क्या कहते हैं महंगी हो गई है। लोग जो आम जीवन है व्यापन कर रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल की तरीके से कर रहे हैं। और लगातार हम इसी चीज़ के बीच में जो हमें देखने के लिए मिलता है वो मिलती है बेरोज़गारी। महंगाई का सबसे बड़ा जो एक फॉर्मूला इन्होंने बनाया है वो है बेरोज़गारी की। जब रोज़गार ही नहीं होगा तो किस तरीके से जो युवा है वो अपना घर चलाएगा। एक 8-8 हज़ार की नौकरी के लिए एक युवा 10-10 घंटे काम करता है और उसके बाद भी उसे 8 हज़ार सैलरी मिलती है, और उस सैलरी को पाने के बाद भी वो अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पाता है। एक रोज़गार ना मिलने की वजह से वो पूरे दिन अपने काम करता है, वो सारे पैसे घर भेज देता है। वो सिर्फ यही हिसाब लगाता है एक व्यक्ति रोज़गार ना होने की वजह से कि उसके घर में दाल आता कितने में आ जाएगा, लेकिन उसको जो एक घर पे पैसे भेजने के बाद वो अपने कपड़े लेने के लिए भी पैसे उसके पास नहीं बचते। इस तरीके की महंगाई एक बड़ा विषय हमेशा से ही देश के लिए रहा है, और इस महंगाई की पर जो है सरकारें लगातार राजनीति करते आई हैं और कहीं ना कहीं आम जनता पर इसका हमेशा से ही प्रभाव पड़ा है। महंगाई जो है एक व्यापक समस्या और एक व्यापक जन मुद्दा जो है प्रत्येक चुनाव में बनता आया है। लेकिन इस महंगाई को नियंत्रण करने के लिए आज तक भारत में जो है अनेक आर्थिक नीतियां भले ही आई हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अगर महंगाई